हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में करेंगे हम वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। हमने अपनी लास्ट क्लास में वृद्धि और विकास के बारे में जाना था कि वृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था। अगर आप वृद्धि और विकास की अवस्थाएं और आज हम करेंगे प्रभावित करने वाले कारक जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, यानी कि जो वृद्धि और विकास होता है उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले है गर्भावस्था, जिसे हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। जो हमारे बच्चे का बच्चा जब गर्भ में होता है वहीं से शुरू हो जाती है और जब वो जन्म लेता है तब तक ये स्टेज होती है, यानी कि माँ के गर्भ से ही बच्चा वृद्धि और विकास बच्चे की होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी गर्भावस्था। सेकंड होती है हमारी शेषवावस्था, जिसे बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड, जो हमारी 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। 2 साल तक के बच्चे शेषवावस्था के अंदर आते हैं। इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, अपने हाथ पैरों को मारते हैं, कुछ मतलब जो शिशुकाल से संबंधित अवस्था होती है हमारी। नेक्स्ट है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यकाल जो हमारी चाइल्डहुड पीरियड होता है, ये होता है हमारा 3 से 12 वर्ष। इसके अंदर 2 स्टेज में हमें बांटा है। बाल्यावस्था को हमने 2 स्टेप्स में बांटा है। एक होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यकाल। इसमें क्या होता है, पूर्व के अंदर क्या होता है, ये 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं और उत्तर बाल्यकाल में 7 से 12 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें चाइल्डहुड पीरियड होता है, बच्चे किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। 3 से 12 साल का बच्चा है जो विद्यालय जाने लग जाता है, उसको वहां पे क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। मतलब हर तरह से जो हमारे डोमेन्स हैं, वृद्धि और विकास के डोमेन्स क्या क्या होंगे, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जिसमें हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट आ जाता है बच्चे का। उस ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे सारे विकास आ जाते हैं। जितने भी विकास हैं हमारे मेनली कौन कौन से हैं हमारे, जो मैंने अभी करवाए थे, शारीरिक विकास हो गया हमारा, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास, रचनात्मक विकास, सौंदर्य संबंधी विकास। इसके अंदर क्या होता है, शारीरिक विकास में हमारी फिजिकल से संबंधित होती है, जो शरीर से संबंधित होता है। मानसिक विकास बुद्धि समझ से होता है, जो हमारा मोटर डोमेन होता है। मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हमारी शारीरिक के अंदर फिजिकली, इसमें हमारी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होता है मानसिक, यानी कि ज्ञान से संबंधित बुद्धि देखी जाती है, दिमाग। संवेगात्मक के अंदर हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस में क्या आ जाएगा हमारी, जैसे घृणा करना, किसी से प्रेम करना, वो सब आ जाएंगे। सामाजिक विकास यहाँ पे आ जाता है, बाल्यकाल अवस्था भी इसके अंदर, यानी कि हर अवस्था के अंदर सभी डोमेन्स होते हैं, उन सब का क्या क्या रोल होता है वो देखेंगे हम। सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है कि बच्चा एडजस्टमेंट करना सीखता है, समाज में रहता है, वो विद्यालय में जाता है तो वहां पे हर तरह के बच्चे आते हैं, उनके साथ खाना पीना, रहना सहना साथ में बैठ के करते हैं वो। चारित्रिक विकास के अंदर उसके कैरेक्टर से संबंधित डेवलपमेंट होता है, वो आ जाता है। भाषा विकास के अंदर वो लैंग्वेज डेवलप होती है कि वो किस बच्चे की, अगर हम शिशुकाल की बात करें तो इसमें बच्चे के 119 शब्द होते हैं, उसको कम से कम वो आने चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो बच्चे का भाषा विकास नहीं हुआ है। इसी तरह उसकी मेमोरी है वो बढ़ती चली जाती है, शब्दों की संख्या बढ़ती चली जाएगी हर स्टेज के अकॉर्डिंग। फिर रचनात्मक विकास, इसमें हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, सौंदर्य संबंधी में सुंदरता से रिलेटेड होता है। तो ये हमारे कुछ डोमेन्स हैं जो हमारे काम आएंगे। तो उसके बाद है हमारे उत्तर में 7 से 12 हो जाएगा। फिर है हमारी किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस पीरियड होता है हमारा 13 से 19 वर्ष। इसके अंदर बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हमारे डोमेन्स के अकॉर्डिंग आते हैं, जो हम चैप्टर करेंगे, साथ साथ सारी स्टेजेस भी करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर है लास्ट है हमारी प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है हमारा अडल्टहुड, यानी कि प्रौढ़ावस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 20 वर्ष से लेकर, यानी कि 20 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, उसकी मैच्योरेशन है वो सारी ग्रैंड कर लेता है, उसे मैच्योर हो जाता है बच्चे। उस समय से लेकर जब तक उसकी शादी होती है, संतान उत्पत्ति होती है, तब तक ये हमारी प्रौढ़ावस्था चलती है। उसके बाद का जो प्रौढ़ावस्था के बाद का जो समय बचता है वो सारा हमारा ओल्ड एज में चला जाता है, यानी कि वृद्धावस्था में, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है।
तो हमारी वृद्धि और विकास की कुल हमारी 6 स्टेजेस हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको इन सब के नाम अच्छे से लर्न करने हैं, पता होने चाहिए किसके अंदर क्या होता है, मेनली कितने वर्ष तक कौन सी अवस्था हमारी चलती है, और इन सब के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। हम अपने जो अलग से ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, उसमें आपको प्रत्येक अवस्था के बारे में मैं प्रत्येक क्षेत्र के अकॉर्डिंग अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारा जिसके अंदर हमारे फैक्टर अफेक्टिव डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि विकास को क्या क्या इफेक्ट करता है, उसके क्या क्या कारक हैं। ठीक है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे आंतरिक कारक, जिन्हें बोलते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स। एक होते हैं हमारे बाह्य कारक, जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर। आंतरिक फैक्टर यानी कि इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है, जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, यानी कि ये वो सभी कारक होते हैं जो व्यक्ति में निहित होते हैं, जिन्हें हम आंतरिक कारक कहते हैं। तो आंतरिक कारक देख लेते हैं। सबसे पहले आंतरिक कारक में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, उसे इफेक्ट करते हैं, किसको, डेवलपमेंट को। यानी कि बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या इफेक्ट करता है, व्यक्ति में निहित है हमारे आंतरिक कारक। तो फर्स्ट है हमारा वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हेरिडिटी होती क्या है, हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे को अपने माँ बाप से प्राप्त है वो फैक्टर इसके अंदर आते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स और जीन्स होते हैं, जो उनसे बच्चे को कुछ हेरिडिटी विशेषताएं मिलती है, जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, वो होते हैं हमारे वंशानुगत कारक। इसके अंदर मेनली हमारा क्या हो जाता है, स्किन का कलर हो गया, आंखों का रंग हो गया, बालों की प्रकृति, यानी कि किसी के घुंघराले बाल होते हैं जन्म से ही, हमारा स्नायु संस्थान हो गया, माइंड हो गया, यानी कि कितनी बुद्धि है या नहीं है, शारीरिक गठन हो गया, लंबाई, हाइट, वेट हो गया। तो वो सब हमारी किस में आती हैं, हेरिडिटी फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जैविक संरचनात्मक कारक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल एंड कंस्ट्रक्शनल फैक्टर। इसमें हमारे क्या होते हैं कि जो बच्चे जन्म से यानी कि दुबले पतले कमजोर हैं, तो उसमें किसी ना किसी शारीरिक बाधा से वो पीड़ित नहीं होते हैं, एक तरह से पीड़ित होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है उस चीज का, जो हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है उसका काफी प्रभाव। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। इस तरह मेनली इसमें कहने की बात क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैविक संरचनात्मक कारक यानी कि बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। इसमें मान लो एक बच्चा है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना में कोई चोट लग जाती है, आघात हो जाता है, या फिर उसके कोई माइंड में कोई ऐसी चोट लग जाती है किसी भी प्रकार की, तो वो क्या होता है, वो उसे मानसिक रूप से उसे विकलांग कर देता है। वो हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है जैविक संरचनात्मक कारक के अंतर्गत। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो भी हमारे विकास को प्रभावित करती है, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। कि जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर क्या देखा जाता है, यानी कि बुद्धि एक तरह से उसकी सीखने की योग्यता होती है कि वो किस जगह एडजस्टमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, समय के अनुसार खुद को चेंज कर पा रहा है, किसी को किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, उसको वहां पे किसी सिचुएशन में वो क्या रिएक्ट करता है, वो सब उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो वो सब इसके अंतर्गत देखा जाता है कि क्लास में हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी आते हैं जिसमें क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं, कुछ बिल्कुल डल भी होते हैं, तो उन सब की इंटेलिजेंस पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल कारक, इमोशनल फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है आपको, संवेगात्मक से जुड़े हुए हैं, जो हमारे एक तरह से इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। बालक में एक तरह से संवेग है, वो किस प्रकार विकास होगा, जब उसके अंदर सामाजिक, मानसिक, नैतिक सभी प्रकार का विकास पूरी तरह से हो जाएगा। तो एक तरह से बच्चे के विकास में सभी प्रकार के कारक है वो इफेक्ट डालते हैं इस चीज का कि उसकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो पाएगी अच्छे से। क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा
ज्यादा इमोशन है, बार बार उसे चोट लग जाती है, गिर जाता है, वो खेलते टाइम रोता है, या फिर फ्रेंड सर्कल में भी उसे मतलब किसी भी हर चीज उसे चाहिए, तो वो उससे कमजोर हो जाता है, उसका डेवलपमेंट में फैक्टर काफी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रकृति, यानी कि सोशल हमारी नेचर है जो, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चा है वो जितना अधिक सामाजिक रूप से खुद को बैलेंस करेगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि समाज के अंदर उसे हर तरह का जानने को मिलता है, वहाँ पे वो समाज के सोसाइटी में रहता है, तो समाज की दृष्टि से बच्चे को कुशल बनना पड़ता है, वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये थे हमारे आंतरिक कारक। नेक्स्ट है हमारे बाह्य कारक। बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, जो हमारे बाहर के होते हैं, नाम से बाह्य यानी बाहर के, आंतरिक यानी अंदर के। अंदर के मनुष्य से संबंधित व्यक्ति के निहित होते हैं जो खुद के, और ये बाह्य या बाहर के यानी कि वातावरण से संबंधित होते हैं। इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाह्य कारक को। नंबर 1 माँ के गर्भ में मिलने वाला वातावरण, और दूसरा जन्म के बाद मिलने वाला वातावरण। नंबर 1 है जो माँ के गर्भ में मिलने वाला वातावरण, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती है, गर्भ में है वो, तब तक उसे कैसा वातावरण मिलना चाहिए। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बच्चे पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि गर्भावस्था है, उसके दौरान माँ का किसी भी शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करेगा। बच्चे की मानसिक और स्वास्थ्य रूप से हेल्थ है वो ठीक नहीं रह पाएगी। ये भी जानना जरूरी है कि माँ के गर्भ में पलने वाले जो बच्चे हैं वो 1 हैं या 2 हैं, और माँ किसी प्रकार से परेशान ना हो, उसे किसी प्रकार की टेंशन ना हो, और मतलब उसे बच्चे को खाने पीने के लिए कैसी चीजें मिल रही है, पालन पोषण है वो, उसकी प्रकृति कैसी है, दिन अपनी अच्छे से चेकअप करवाया जाए उसका, और एक तरह से देखा जाए कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या फिर ऑपरेशन से हो रहा है, या फिर उसे किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो वो उन सब का बच्चे के वातावरण का, इस चीज का बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। क्लियर? तो एक्सटर्नल फैक्टर में माँ के मतलब माँ प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद तक ये चीज इफेक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट पर। क्लियर? नेक्स्ट है जन्म के बाद मिलने वाला वातावरण, यानी कि जो बच्चे को जन्म के बाद वातावरण मिलता है, उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है जीवन की घटनाएं एवं दुर्घटना, यानी कि बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद उसके लाइफ में क्या कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ इंसिडेंट हो रही हैं, उसका बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी हमारा इसके अंदर आएगा बाह्य कारक, वातावरण से मिलने वाले कारकों के अंतर्गत। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ा हुआ भौतिक वातावरण। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आएगा हमारा कि जो बच्चा है उसकी क्वालिटी कैसी है, कि जो उसे फिजिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है, या फिर किसी प्रकार की अगर उसे परेशानी है, मेडिकल केयर प्राप्त की जा रही है, तो वो सब किस प्रकार का मिल रहा है, उसे इन्वायरमेंट कैसा है, स्वस्थ जलवायु मिल रही है, प्रदूषण से रहित रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है, किस प्रकार की उसे चिकित्सक सुविधाएं प्राप्त हो रही है, वो सब हमारा इसके अंदर आ जाएगा। वो सब बच्चे को इफेक्ट करता है। अगर हम बच्चे की केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त सुविधाएं एवं अवसर, यानी कि समाज में जो भी कल्चर एक्टिविटीज होती हैं, हमारी कल्चर फंक्शंस होते हैं, उन सब से किस प्रकार के अवसर मिलते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं बच्चे को। इसके अंतर्गत हमारा मेन पॉइंट ये आ सकता है कि जो बच्चा है उसकी फैमिली है वो किस कास्ट से, किस रिलीजियस धर्म से संबंधित है, तो इस कारण जिसे उसे समाज में क्या सिचुएशन है, किस प्रकार उसे क्या दर्जा मिल रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, वो भी इसको बहुत इफेक्ट करता है बच्चे को। इसके अलावा इसके अंतर्गत आ सकते हैं कि बच्चा है जो उसको विद्यालय में या उसके बाहर जो शिक्षा मिल रही है उसका वातावरण कैसा है, वहां पर इन्वायरमेंट उसे कैसा मिल रहा है, और हो गया हमारा सोसाइटी में जो कल्चर एक्टिविटीज होगी उनकी सुविधाएं उन्हें मिल पा रही या नहीं, माँ बाप है, वो परिवार है, वो बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं, वो सब कुल मिला के हमारे इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो हमने पढ़ा आंतरिक और बाह्य कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बच्चे के डेवलपमेंट में किस प्रकार इनका रोल होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।